तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे दो चरवाहे रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए, ये दो चरवाहे रैखिक समीकरण क्या होते हैं और कम काम में आते हैं। मान लीजिए कि आपसे किसी ने कहा कि ए और बी दो वस्तुएं हैं जिनका जोड़ जो है वो कुछ आता है और जो उनका अंतर है वो कुछ आता है। तो आप बताइए कि ए और बी के मान क्या होंगे। तो आपको इन क्वेश्चनों में समस्या आएगी, तो उसी समस्या का समाधान ये चैप्टर है। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले आपको समझना होगा इसमें जो चर होता है वो क्या होता है। तो चर एक संख्या होती है। क्या होती है? चर एक संख्या होती है जिसका मान फिक्स नहीं होता, अर्थात जिसका मान बदलता रहता है। चलिए देखते हैं। तो संख्या जो होती है, जो संख्याएं हैं उनको मान के हिसाब से, मतलब मान परिवर्तित या न परिवर्तित होने के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, जिसे एक का नाम दिया गया है चर और दूसरे को कहा गया है अचर। तो जो चर होते हैं उनका मान परिवर्तित होता रहता है, जबकि जो अचर रहे होते हैं उनका मान परिवर्तित नहीं होता। जैसे चर एक्स वाई जेड और ए टू जेड, मतलब ए से जितने जेड तक और का से ज्ञात तक जितने भी अक्षर आपको दिखते हैं वो सब क्या है? अचर हैं, क्योंकि उनका मान क्या होता है? परिवर्तित होता है। और अचर जैसे 1 2 3 4/5 8 10/12 जितनी आप तक आज तक आपने संख्या देखी है वो सब किस में आएंगी? चर में आएंगी, अचर में आएंगी, सॉरी अचर में आएंगी। तो देखिए, चर का मतलब होता है जब मान में परिवर्तन होता हो तो चर संख्याएं कहलाती हैं, और जिनके मान में परिवर्तन नहीं होता वो अचर कहलाती है। मतलब जिनका मान फिक्स होता है वो चर, जिनका मान फिक्स सॉरी सॉरी जिनका मान फिक्स नहीं होता वो चर, जिनका मान फिक्स होता है वो अचर संख्याएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी दिया रहता है कि x का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए। तो कई सवालों में तो x का मान कुछ आता है और कई सवालों में और कुछ आता है, इसलिए x का मान परिवर्तित होता रहता है। इसलिए जो x है वो क्या है? चर है। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक का जो मान होगा वो हमेशा एक ही रहेगा, दो का दो रहेगा, इसीलिए क्या है? अचर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरी बात। यहाँ पर एक समीकरण है। तो समीकरण क्या होता है? तो समीकरण समझने से पहले आपको समीकरण समझने से पहले आपको बहुपद के बारे में समझना होगा। तो बहुपद क्या है? बहुपद मतलब होता है बहुत पद। बहुत पद। अब यहाँ पर पद आपको समझने होंगे किसे कहते हैं। पद जो होते हैं वो इन्हीं चर संख्याओं के योग या अंतर होते हैं। पद जो होते हैं इन्हीं चर संख्याओं के योग या अंतर होते हैं। जैसे मान लीजिए आप x लिखा है, तो ये क्या है? ये भी एक पद ही है। क्या है? पद है। तो अगर हम x प्लस वाई लिखें तो यह क्या है? ये एक नहीं, दो पद है। कितने पद है? दो। दो या कहें कि बहुत पद है। कितने पद हैं? दो या पद कहें या बहुत पद है, तो इसी को हम कहते हैं बहुपद। तो जब x और मतलब अचर संख्याओं को प्लस माइनस में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं बहुपद। बहुपद। और हमेशा याद रखना कि जो पद होता है, जैसे मान लीजिए एक्स वाई, तो वो एक ही पद है। बहुत पद जब होते हैं जब उनको जोड़ या घटाना के रूप में लिखा जाए। जैसे एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर कितने पद हैं? एक और दो। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो केवल एक ही पद है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद मतलब बहुत सारे पद। जैसे एक्स प्लस 3 वाई, ये जैसे हो गया +4 बराबर, ठीक। जैसे और वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ये क्या है? ये सब बहुपद है। तो आप देखते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो जब बहुपद को देखिए, समीकरण जो होता है ना, किसी बहुपद के जब दो पक्ष होते हैं तो उसे समीकरण कहते हैं। मतलब अगर बहुपद के बराबर में आप जीरो या कोई संख्या लिख दें, बहुपद के बराबर में कोई संख्या लिख दें तो क्या हो जाएगी? वो एक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो एक समीकरण हो जाएगा। तो आपको समीकरण भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या वहां पर कहा था कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण। तो आपको अब रैखिक समझना है कि रैखिक किसे कहते हैं।
रैखिक का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसकी घात 1 हो। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो घात ली जाती है और पूरे समीकरण के जो चर होते हैं जैसे y और x है इसमें, तो उसकी सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1 है। तो यह क्या हो गया, एक घात 1 का मतलब होता है रैखिक। क्या होता है, रैखिक। तो इसे आप क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। तो क्या है, रैखिक समीकरण है। लेकिन आपको केवल रैखिक समीकरण होने से बात नहीं चलेगी, युग्म भी होना चाहिए। युग्म का क्या अर्थ होता है, युग्म मतलब होता है जोड़ा, मतलब जैसे ये है x प्लस वाई बराबर 0, इसी प्रकार एक और होना चाहिए x माइनस 2 बराबर 3, इस प्रकार का, मतलब 2 लोग हों तभी तो एक जोड़ा बनेगा। आपको सोचिए जोड़ा कब बनता है, जब 2 लोग हों या 4 लोगों में 2-2 का जोड़ा बन जाए तभी तो जोड़ा बनता है। इसलिए यहाँ पर 2 लोग होने जरूरी है। तो यहाँ पर 2 चरवाहे रैखिक समीकरण इस प्रकार होते हैं। अब ये जो समीकरण होते हैं इनको हल करने की कुछ विधियां होती हैं, तो देखते हैं कि वो अब विधियां क्या होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कौन सी विधियां हैं जो 2 चरवाहे रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने में काम आती हैं। तो सबसे पहले ले लीजिए 2 चरवाहे रैखिक समीकरण, जैसे x प्लस वाई बराबर हो गया 14 और x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो ये हो गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए 2 चर वाले ही इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए एक ही चर हो गया, एक ही चर, 2 चर हो गए और इसमें भी 2 चर हैं। और युग्म, युग्म का मतलब आप देख समझते ही हैं कि युग्म मतलब होता है जोड़ा। यहाँ पर 2 समीकरण इसलिए युग्म कह देंगे। और रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके प्रत्येक चर की घात कितनी, 1 है। तो 1 का मतलब रैखिक होता है, इसलिए इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए जो विधियां होती हैं वो मूल रूप से 2 ही प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि, और दूसरी होती है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। कुछ भाग भी होते हैं बीजगणितीय विधि के, जैसे नंबर 1 3 होते हैं, नंबर 2 नंबर 3। पहली होती है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। दूसरी विलोपन, और तीसरी होती है वज्र गुणन खंड। अब एक एक करके हम इन सभी विधियों को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ये 2 समीकरण लिए हैं, तो देखते हैं इनको किस तरह हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो अगर आपको प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को हल करना है तो सबसे पहले आपको पता क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले लिख लेते हैं ना, x बराबर 14, समीकरण 1 ये हो गया, और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। तो सबसे पहले आपको इनमें से एक समीकरण उठाना है। जैसे मान लीजिए मैंने उठा लिया है, ये समीकरण 1 है, ये दूसरा है ना। सबसे पहले आपको एक समीकरण उठाना है। मान लीजिए मैंने ऊपर वाला समीकरण 1 उठा लिया, समीकरण 1 उठा लिया। अब इसमें से आपको x या y का किसी का भी मान निकालना है। जैसे मैं x का मान निकालूंगा तो x को एक तरफ रखूंगा और y इधर प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान होगा वो y पदों में कितना निकल के आएगा, x का जो मान होगा y पदों में निकल के आया है 14 माइनस y। तो अभी जो मान है x का मान ये दूसरे वाले समीकरण में रख लीजिए। जैसे हमने समीकरण 1 से निकाला इसका मान, तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखिए। तो समीकरण 1 का मान बराबर का मान समीकरण 2 में रखने पर क्योंकि प्रतिस्थापन का मतलब ही यही होता है कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह स्थापित करना, इसी को प्रतिस्थापन कहते हैं। तो इसलिए हम एक समीकरण को लेंगे, उससे x या y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रख लेंगे, जिससे y या y कट जाएगा या जुड़ जाएगा।
जिससे वाई एक्स का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, समीकरण 2 में रखना है ना, तो 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए 2 में y कहाँ है, x का मान रखना है, तो x देखिए x यहाँ पे x का मान रखेंगे इतना 14 माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर क्या होगा, जो y है वो जुड़ जाएंगे, माइनस का 2y हो जाएगा बराबर 4। ये 14 इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14। तो यहाँ से जो निकलेगा माइनस 2y, इधर लिख लेते हैं ना, माइनस 2y बराबर निकलेगा 14 से 4 से 14 जाएगा तो बचेगा माइनस का 10। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर हमें प्राप्त होगा 10/2 मतलब 5। तो y का मान हमें यहाँ से कितना प्राप्त हो गया, 5। अब जो ये y का मान है ये समीकरण किसी में भी रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो y बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर, तो जब y बराबर 5 समीकरण 2 में रखोगे, 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर 4। तो जब इसमें रखोगे y का मान, y के स्थान पर कितना आएगा, y की जगह पर 5 बराबर 4। तो यहाँ से आपको x का मान प्राप्त होगा, इधर 5 माइनस में उधर प्लस में जाएगा, तो x बराबर आपको प्राप्त होगा 9। तो आप देखिए आपने आसानी से x और y के मान निकाल लिए, जिसमें y बराबर 5 मिला है और x बराबर 9 मिला है। तो इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, जिसमें हमें एक समीकरण को लेना है और उससे x या y का मान x या y के रूप में निकालकर दूसरे समीकरण में रखना है। वहाँ से आपको x या y का साफ साफ मान निकल आएगा, फिर उसके बाद आपको कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन पहले आपको ध्यान रखना है कि जिस समीकरण से आप x या y का मान निकाल रहे हैं उस समीकरण में नहीं रखना है। जैसे मैंने 1 से निकाला तो मैंने 2 में रखा, अगर 2 से निकालता तो समीकरण 1 में रखता। आशा है आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आई होगी। तो जो आगे की विधियाँ हैं वो देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।